इमीडिएटली कोरोना के लिए यूज कर सके। नाउ अंशु, 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 नाउ व्हाट हैज हैपेंड नाउ, रुक जाता है बीच में, पता नहीं मैं से स्टार्ट किया सब तो बात। नाउ what we learned about what was the thing after this when we had this type of symptoms in the first wave, and the death rate was around 1%, and the people they died mostly because of complications of this thing, क्योंकि लंग में इन्फेक्शन होने से इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में भी कॉम्प्लिकेशन हुए, हार्ट में हुए, किडनी में हुए, अदर जगह पे भी शरीर में कॉम्प्लिकेशन से बहुत लोगों को जो है जाती। उस टाइम में जब हम लोगों ने जब ये फर्स्ट वेव आई तो हम लोगों ने क्या सोचा कि जी हम लोग क्या चीजें एडवाइस करें जो कि हमारे को सबसे अच्छे लगे। तो सबसे पहले तो अगर जो हम हैंड वॉश, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, एक हम जो रेस्पिरेटरी हाइजीन अपना जो है रेस्पिरेशन का जो है वो हम ध्यान रखें अच्छी तरह, उसकी सफाई, साफ सफाई रखें, तो उससे हमारे को बहुत फायदा हुआ। दूसरा क्या था, एक सोशल डिस्टेंसिंग। हम अगर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें तो हो सकता है कि हम जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। ये हमने फर्स्ट उसमें सीखा। फिर मास्क एक हमारे पास आया कि मास्क हम रखें और 6 फीट की दूरी बना के रखें, और हम जो है कोशिश करें कि जो है ये बचे इससे। और हाई रिस्क ग्रुप जो है ना, जैसे हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि जो 60 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप है, उनको आइडेंटिफाई किया और कोशिश किया जी उनको हम प्रिवेंट करें। ये हमारी जो फर्स्ट वेव में जो हमारे पास जो है जो प्रॉब्लम आई उसकी हमने ये इसका निचोड़ निकाला ना। अब क्या हुआ क्या कि हमने जो फर्स्ट वेव में ये सोचा कि जी हम अपने कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। हालांकि दिल्ली में और अराउंड प्लेसेस में छोटी छोटी वेव्स आती रही, अगस्त में आई, सितंबर में आई, देन एक जनवरी में आई छोटी वेव, दिसंबर जनवरी में, तो वो हमें अलर्ट करती रही। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने सोचा, कम्युनिटी ने सोचा कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो जो सबसे बड़ा टारगेट रखा गया, इसको हम सब एक ही चीज है, दवाइयाँ जो भी है हमारे पास, अभी कोई खास कोविड की दवाई नहीं है, तो वैक्सीनेशन के बारे में सोचा गया। और सबसे बड़ा ये सोचा गया कि वैक्सीन से ही हम सबको बचा सकते हैं। ये हमारी एक सोच आई और पूरी कम्युनिटी में, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसके बारे में काम चालू हुआ। और इंडिया में जनवरी में 15 जनवरी से ये जो है इंजेक्शन हमारे पास कोविड का वैक्सीनेशन जो वैक्सीन जो था, कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों हमारे पास उपलब्ध हो गए, जो कि हमने लोगों को लगाने चालू कर दिए। और हमारा टारगेट पहले सबसे रहा कि जी जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो और कोई वर्कर हैं जो उसकी कांटेक्ट में आते हैं, जो भी जैसे मान लो जो हेल्थ से जुड़े हुए वर्कर थे और जो कॉमनली काम कर रहे थे, जो और कोई कॉरपोरेशन वर्कर थे, जो भी वर्कर उस सिस्टम से जुड़े हुए थे, सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट किया 2 जनवरी 2020 में, 21 में, सॉरी 21 में हमने ये स्टार्ट कर दिया। नाउ अभी क्या है कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, सडनली क्या हुआ कि नाउ अगर जो हम देखें, हम क्या है कि ट्रांसमिशन जो होता है, क्या होता है कि हम इसका मतलब ये एक दूसरे से फैलता कैसे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है हमारे को, वो जो है जो लगा है, समझ में आया अभी कि एक तो हम लोग क्या है कि जो लोग जिनको इन्फेक्शन होता है, जो बार बार छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जो है एयर में आती है। जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट क्या होती है, वो जो माना गया है एटलीस्ट 6 फीट तक एक बार में एक बंदा जो है 6 फीट तक उसको जो है फेंक सकता है। नाउ अभी जो है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जो होती हैं, ये कभी कभी तुम्हारे हाथ में भी लग जाएंगी,
कहीं और आगे हवा में भी जाएंगी, एंड जो भी हम सरफेस टच करेंगे वो उसके साथ भी वो उसमें चली जाएंगी। लेकिन अब यही है कि ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जो हैं क्या सब हवा में ही ये जो है 6 फीट तक क्या एक दूसरे से फैलता है, या जो है जो चीजें हैं उन पे जहाँ पे आ गया वहां पे गिर गया तो वहां भी क्या ये फैलता है या नहीं फैलता। तो इसके बारे में भी एक जो है ना डाउट सा है, लेकिन फिर भी ये लगता है ये हवा में ये फैल रहा है और 6 फीट के बाद ये दूर जाके गिर सकता है और वहां पे जाके ये डेड हो जाता है। नाउ this how this thing we can prevent, actually that's why the mode of transmission, chain of transmission, तो ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वी मेड दिस थिंग कि वी शुड यूज मास्क। मास्क से क्या होगा, क्योंकि हम स्नीज करेंगे या कफ करेंगे तो वो जो है ड्रॉपलेट एयर में नहीं जाएंगे। नंबर 2, हम एक दूसरे से डिस्टेंस 6 फुट के दूर का बना के रखेंगे तो भी क्या होगा कि जो है ये जो है ड्रॉपलेट एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगी। और तीसरा, हम अपने जो हाथ बार बार धोएंगे, क्योंकि हाथ पे भी हमारे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट आ जाती हैं, उनको साबुन से हम बार बार धोएंगे हर 1 से 2 घंटे बाद, तो हम इससे बच सकते हैं। नाउ दिस वाज द स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव थॉट इज द बेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। Now hand hygiene, I told you what to do about prevention of hand hygiene. We have to keep clean the hands, we have to wash the hands frequently as far as possible with normal soap and water. We can wash the hands, so there is no problem. We don't require anything extra special sanitization. Now the social distancing is very important, as I told you. It's an important factor where you have to keep a distance, and maybe this is the most important factor जो के प्रिवेंट करेगा कोरोना ट्रांसमिशन में। और इसीलिए जो लॉकडाउन वगैरह ये लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं कि हम लोग प्रिवेंट करें कि कांटेक्ट हमारा बंद हो जाए। नाउ एज आई टोल्ड यू, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो कि उनके कांटेक्ट में आने के चांसेस हैं, जिनको कोई और कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटिक है, देन इवन हाइपरटेंशन है, अदर बीमारियां हैं, उनको जो है रिस्क हाई रिस्क ग्रुप भी आइडेंटिफाई करके हम उनको भी बचाना है कि वो उनके कांटेक्ट में ना आए। नाउ दिस एग्जैक्टली द कोविड के लिए जो हम कह रहे हैं कि भाई जो है जैसे शेकिंग हैंड्स, of course washing, so all those things which I have told you what we have to follow, इसको हमें जरूरी है कि हम इस तरह इनको फॉलो करें। now suspect probable infected person, वो जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसमें भी जैसे बताया कि और जो भी जैसे बंदा जिसको मान लो खांसी जुकाम होता है, फीवर होता है, तो वो मैं आपको अभी आगे जैसे जाऊंगा मैं आपको आई विल टेल यू हाउ टू लुक इनटू दैट थिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ देयर अगेन दो टाइप के पेशेंट हैं, एसिम्प्टोमेटिक एंड सिम्प्टोमेटिक। नाउ ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अर्लियर हमने एडवाइज है कि एटलीस्ट 28 डेज के लिए जो है ना लास्ट से उसको वो करें, होम क्वारंटाइन करें एंड एक्टिव मॉनिटरिंग करें, और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं वो कंफर्म केसेस शुड बी टेस्टेड once in 5 days and 14 days. So these were the strategy earlier we adopted. Now ये हमने जो है सब चीजें जो है ना हमने जो अभी थोड़ा थोड़ा हमने चेंज किया है कि जैसे अभी क्या किया गया है कि मोस्टली अभी जो, क्योंकि अब जो सेकंड वेव जो आई हाई लेवल पे, जब बहुत ज्यादा केस एकदम सडनली आने लगे, तो हम लोगों ने एक तो टेस्टिंग पे जो है ना ध्यान दिया कि जी टेस्ट जो है वो हमारे को करवाना चाहिए। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उससे हम प्रिवेंट करेंगे पॉजिटिव आने के बाद कि दूसरे लोग उसके कांटेक्ट में ना आए। नंबर 2, हमने ये लगा कि 10 दिन के बाद वो नॉन इन्फेक्टिव रहता है,
फिर अभी गवर्नमेंट ने एडवाइज जाए कि 10 दिन सेकंड टेस्ट नेगेटिव टेस्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होम आइसोलेशन में है, जो पेशेंट जो भी होम आइसोलेशन में है, जो घर में अपने आप को रखे हुए हैं। लेकिन अब जो है कि क्योंकि प्रॉब्लम आ रही हैं और ये इन्फेक्टिविटी क्यों क्या हुआ कि हो क्या रहा है कि सेकेंड वेव जब आई है तो तब पेशेंट बहुत ज्यादा एकदम से इन्फेक्टिव, क्योंकि वायरस जो है म्यूटेंट कर गया। अब क्योंकि म्यूटेंट करने से क्या हुआ कि इस वायरस की इन्फेक्टिविटी बढ़ गई, ये जल्दी जल्दी इन्फेक्ट करने लगा और इसकी मोर्टिलिटी रेट यानी इससे जो मृत्यु दर है वो भी जल्दी जल्दी होने लगी। और इस बार क्या हुआ कि हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, जो स्पेशली 30 से 50 साल की पॉपुलेशन थी, वो ज्यादा इफेक्टेड हुई। उसकी वजह से क्या हुआ कि मोर्टिलिटी भी हमारी उसी पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए अभी जो हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, हम क्या सोच रहे हैं कि हम जब सेकंड वेव पे भी इस पे एक जीत पालेंगे तब हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव में क्या हुआ कि मोस्टली मोर्टिलिटी जो थी वो 50 से ज्यादा की पॉपुलेशन में थी जिनमें कोमोर्बिडिटी थी। यहाँ पे हमारी सेकंड वेव में क्या हुआ कि 50 और 30 और 50 के बीच में हमारी ज्यादा मोर्टिलिटी हुई। अब यही हमारे अब जो जितने भी लोग हैं यही लोग विचार पैदा कर रहे हैं कि जी हो सकता है जी जो थर्ड वेव आएगी उसमें हो सकता है हमारे यंग पॉपुलेशन बच्चे जो हैं वो भी हो सकता है इन्फेक्टेड हो जाए, उनके भी दिक्कत आए, जो कि अब फर्स्ट एंड सेकंड वेव में इतना ज्यादा नहीं हुआ। नाउ अभी क्या है कि जो है जो हमारे पास जो मेजर्स हैं जो बेसिकली हैं हमारे पास वो होम क्रिएटिव स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, हम एक दूसरे से एजुकेटिव इन्वायरमेंट पैदा करें, हम एक दूसरे से बात करें और बताएं कि कोविड क्या है और कोविड के बारे में हम कैसे बच सकते हैं, और सबके जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमारी जो हैं उसको हम थोड़ा सा मजबूत बनाएं। नाउ होम क्वारंटाइन को अपने आप ही हम दें कि कैसे करना है, फिर होम क्वारंटाइन में फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे रहना है। तो ये सब हमारे को जो है इनको जो है ये कैन सी वी कैन डू दीज थिंग्स। नाउ दी थिंग्स आर, क्योंकि होम क्वारंटाइन से क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं दे विल रिमेन इनटू हाउस, सो उनका मूवमेंट कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। दैट इज द आइडिया व्हाई वी आर कीपिंग देम अंडर होम क्वारंटाइन। एंड अदर थिंग्स आर, now the most important thing is we must discuss about the future of COVID-19 infection. What is the future? Actually, everybody should be more worried now कि हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नाउ ऑनवर्ड्स। अब हमारा आज 15 मई हो गया है और थोड़ा दिल्ली में भी केस कुछ कंट्रोल में आए हैं, लेकिन हरियाणा में भी कंट्रोल में आए हैं और बाकी जगह साउथ इंडिया में केस अभी भी कंट्रोल में पूरी तरह नहीं आए हैं। ना हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम क्या है हमारे पास फ्यूचर में, क्या है हमारे पास जनरल में हमारे पास क्या है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर वैक्सीनेशन, हाउ मच पॉपुलेशन वी आर वैक्सीनेटिंग। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, देखो इंडिया में आज की डेट में 18 करोड़ लोग पॉपुलेशन जो हमारी वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनमें से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोज लग चुकी हैं और 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगी है। जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनमें जो है वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। 50% उनकी पॉपुलेशन कम है। जैसे अमेरिका में 50% लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं, एक डोज लगी है उनमें भी, लेकिन 15% लोगों को 2 डोज लग चुकी है। तो वो भी अपनी पॉपुलेशन को पूरा वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा चीज़ है जो कि आज कल आपने भी सुना होगा ये कि अमेरिका में ये कहा गया कि भाई अब हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, हम सोशल डिस्टेंसिंग को कम कर सकते हैं।
तो प्रोबेबली उनकी हर्ड इम्यूनिटी एक होती है जो कि पूरी कम्युनिटी की इम्यूनिटी होती है। जब हम पूरी कम्युनिटी में पूरा वैक्सीनेट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है एक दूसरे से फैलना कम हो जाता है। तो वो शायद अमेरिका में अचीव हो गया, लेकिन इंडिया में अभी हमारे, क्योंकि ऐसा बताया कि 18 करोड़ पॉपुलेशन को ही डोज लगी है, तो अभी हमें सतर्क रहना है। तो हमारे तो सिर्फ 12-13% लोग ही हैं जो के वैक्सीनेट हुए हैं, और जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा हम लोग काफी हद तक इससे सुरक्षित होते जाएंगे। नाउ अभी क्या है कि अगर जो हम देखें, दिस इज द वे ऑफ मास्क एंड वियरिंग मास्क, करेक्ट मास्क। नाउ लोग एक्चुअली में डबल मास्क भी अप्लाई कर रहे हैं आजकल, और जो है नाउ देयर सर्टेन मिथ्स आर देयर। लोग सोचते हैं कि जी हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता, हम क्यों इसके लिए चक्कर में पड़े। और सबको मिथ है कि ये तो ऐसे ही है, भगवान की देन है, ऐसे ही है। लेकिन हमें इनके फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम इस पे सोचे कि कुछ नहीं है जी। Now, most important thing, what this session, what we have talked about this thing, and what we are to come to now, we must understand एक चीज बहुत important हमारे लिए कि जो है COVID-19 जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, इसे सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। इसका जो है कि इम्पैक्ट जो है 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। ये हमारे को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी हमारा जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है, हम कुछ कोई मिथ फैलाई जा रही हैं, उनको हमें नजरअंदाज करना है और इन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये अपने आप में एक फैटल नहीं है, इससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान है वो जो है, जो हमारे को जो होता है, जो कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में पैदा होते हैं, स्पेशली पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, जो हमारे लंग, जो सांस लेने की हमारी प्रक्रिया है उसको जो इफेक्ट होता है, उसकी वजह से हमारे को जो है ये डिसीज जो है हमारे लिए फैटिलिटी पैदा करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें उस स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है। उस स्टेज से पहुंचने से पहले क्या करना है कि the treatment of the disease only preventing the complications। जो हम ट्रीट कर रहे हैं डिसीज को, जो हम कोविड-19 को हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो सब उसके कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ना कि हम कोई और कुछ काम कर रहे हैं। नाउ अदर थिंग्स जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे अंदर भ्रम फैलाया गया है, कई लोगों में ये बोला गया है कि जी हमारे को एग्जाम्पल रेमडेसिविर जो इंजेक्शन चाहिए, हमारे को टोक्लुज़ामेब इंजेक्शन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो पहला हफ्ता है, एक पहले हफ्ते में जो है वायरस जो होता है वो जो है पूरे शरीर में वायरीमिया कॉज करता है, पूरे शरीर में वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है, उससे फीवर होता है और डिहाइड्रेशन होता है, फीवर और डिहाइड्रेशन होता है उससे। और उसकी वजह से हमें जो फर्स्ट वीक में तभी हम लोग जो होते हैं, अगर जो बुखार हमारा आता है तो हम पैरासिटामोल टैबलेट खाते हैं, या फिर जैसे हम इम्यूनिटी बूस्टर डॉक्टर्स ने कुछ लोगों को प्रिस्क्राइब किया होगा, जिंक है, विटामिन सी है और विटामिन डी है, ये सब लोग चीज़ें हम लोग देते हैं उनको। इसलिए हमारे को कोई ज़्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जो हम फर्स्ट स्टेज में पार लेंगे तो हम सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे नहीं। क्या होता है सेकंड स्टेज में, क्या होता है कि जब हमारे अंदर हम पानी कम पीते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो हमारा पल्मोनरी सिस्टम जो कोलैप्स हो जाता है। उससे क्या होता है, जो पल्मोनरी सिस्टम में हमारे थ्रोम्बोजेंसिटी, तो उससे क्या होता है अंदर हमारे जो है जो पल्मोनरी वेन है उनके अंदर हमारे जो है क्या होता है कि वो थक्के बनने चालू हो जाते हैं, खून जम जाता है, और जिसको के वो सारा लंग जो इन्फेक्ट होता है। तभी हम कहते हैं जी 6 से 8वें दिन सीटी स्कैन कराने से हमें पता लगता है कि जी हमारा लंग इन्वॉल्व है या नहीं है। तो तभी हमारे को सतर्क होना चाहिए, तभी हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इसलिए इसके बेस पे सब फर्स्ट वीक में हमारा जो है हाइड्रेशन एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हमारे को ज्यादा ध्यान देना है।
Now, virus multiplies up to 7 to 10 days and it dies itself. So there is no problem about virus. Now, बहुत सारे डेड वायरस होते हैं जो इवन जिनमें जो है हम कोविड टेस्ट करते हैं, पीसीआर करते हैं, तो वो भी कई बार बाद में भी पॉजिटिव होता है, डेड बेसिलाई हैं, उनके लिए हमें ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। नाउ अब क्या होता है कि सेकेंड वीक में क्या होता है, 10 दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं कि हम ये डेड बेसिलाई को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उससे थ्रोम्बोजेनेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम आती है। नाउ साइटोकाइनिन जो होते हैं, जो एकदम से बढ़ते हैं शरीर में, एक स्टॉर्म की तरह है, एक तूफान की तरह है, जिसकी वजह से जो है ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ सिस्टम फेल हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, हमारा लंग डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, हार्ट डैमेज होता है, वो अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है। तो दी साइटोकाइनिन क्राइसिस जो जिसकी ये प्रॉब्लम जो सेकेंड वीक में चालू होता है, इसके लिए जो बेस्ट चीज है, हैवी डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड स्पोर्टिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि वो सेकेंड वीक के बाद ही आती है। इसलिए हमें फर्स्ट वीक में, लोग कहते हैं मिथ फैलाकर कि जी हमें फर्स्ट वीक में स्टेरॉइड लेने चाहिए, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हमें सेकेंड वीक के बाद ही हमें स्टेरॉइड का रोल पैदा होता है। देन लाइक ऑल दी स्टेबलाइज दिस, मतलब इससे स्टेरॉइड से जितनी कोमोर्बिडिटीज हैं, तो कॉम्प्लिकेशन जो है मोस्टली वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ना होंगे। जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, और अगर चीजें उस पेशेंट के अंदर है, तो उनका ट्रीटमेंट अलग से उनका किया जाता है उसी के अंदर। सो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इज वेरी इजी। नाउ वी कैन सेफली से कि कोविड का ट्रीटमेंट बहुत आसान है हमारे लिए, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है उनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में होता है, जैसे लंग में होता है, हार्ट में होता है, किडनी में होता है, उनका हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, वो देर हो जाती है, और जिसकी वजह से हम पेशेंट को खो देते हैं। नाउ व्हाट आई विल एडवाइज यू, जो मेरा जो एडवाइस है सब लोगों को, अपने भाइयों को, सबको, कि जी हमें को कोरोना को शुरू से ही बहुत सीरियसली लेना है, एंड हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो पहला वीक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कोरोना के लिए लड़ने के लिए, जिसमें कि हमारे को अपने आप को फिट रखना है, और दवाई जो लेनी है हमें किसी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। अपने घर में हम अपना ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई डॉक्टर हमें सलाह दे और क्या हमें दवाई लेनी चाहिए और सही टाइम पे लेते रहे, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोरोना से नहीं लड़ सकते, हम कोरोना से लड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। Now this is the thing. So in the end I can say thank you, and I think patients listening, and I hope I am able to convey कि कोरोना क्या चीज़ है, उससे हम क्या इम्पोर्टेंट हमारे स्टेप ले सकते हैं, और कैसे हम उससे बच सकते हैं। कोई भी आपका कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू हैव, वी आर रेडी टू आंसर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सर किसी की कोई क्वेरी है, प्लीज कोई ले ले अपनी क्वेरी, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। किसी की कोई क्वेरी हो? डॉक्टर साहब मेरी सर एक क्वेरी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ डॉक्टर, हाँ अमित बताइए। हाँ जी सर, एक तो क्वेरी आई है। हाँ जी बताइए। एक तो एंटीबॉडी कब डेवलप होती है, फर्स्ट डोज के बाद या सेकंड डोज के 15 डेज बाद? हाँ जी, हाँ तो जी, वो एक बार इस पे थोड़ा ब्रीफ आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वैक्सीन के वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज या- के बाद होती है, सेकंड डोज के 10 डेज बाद, तो वो एक पॉइंट है।
ओके, तो हमारे कंट्री में दो टाइप के वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविडशील्ड है ना। कोविडशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, ये यूके में भी यूज हो रहा है और अदर जगह भी यूज हुआ है। नाउ इनिशियली क्या था, जो यूके में एडवाइस किया गया था कि जी हम अगर जो कोविडशील्ड के फर्स्ट और सेकंड डोज के बारे में 12 हफ्ते का अंतर रखें तो बेटर है, उससे हमारे को इम्यूनिटी ज़्यादा मिलती है। उन्होंने कहा जी जो फर्स्ट डोज लगाते हैं उसके अराउंड 3 to 4 weeks around 80% immunity and protection it gives. That was talked about कोविडशील्ड। कोविडशील्ड के बारे में ये कहा गया, तो हम सेफली कह सकते हैं कोविडशील्ड की जब हम एक डोज लगवा लेते हैं तो हमारे को 80% जो है इम्यूनिटी मिलती है 3 से 4 हफ्ते बाद। जो हमारे को, जो लोग कहते हैं फर्स्ट डोज लगवाई हमने और अगले दिन हमारे को इन्फेक्शन हो गया, क्या होता है क्या है कि उस टाइम में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, 3 हफ्ते लगते हैं कम से कम। जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, आपको 3 हफ्ते कम से कम लगते हैं पहली डोज की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नाउ अभी जैसे अभी पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था जी, जो कोविड शील्ड की जो थी पहले 4 से 6 वीक थी, फिर 4 से 8 वीक की, फिर 6 से 8 वीक की, फिर अब 12 वीक कर दिया है कि ड्यूरेशन जो है 2 डोज के बीच में होना चाहिए। वो जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे हैं पता लगता जा रहा है कि जी कोविड शील्ड जो है इतने डोज के बाद सेकंड डोज बूस्टर डोज दे तो इम्यूनिटी हमारी 80 to 90% हो जाती है। तो इसलिए क्या कहा, लेकिन हमें एक डोज के बाद ही हम कम से कम 3 से 4 हफ्ते बाद कह सकते हैं कि इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन और था हाँ जी, कि किसी को कोविड हो जाता है तो अभी क्योंकि आईसीएमआर की न्यू गाइडलाइंस आ रही है कि आपको 6 महीने के बाद लगानी है, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ बोलते हैं कि 6 वीक के बाद है, तो वो कोविड होने के बाद क्या कितना तो टाइम के बाद लगवानी चाहिए? तो कोविड होने के बाद जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्या होता है कि जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, और क्योंकि अभी म्यूटेंट स्ट्रेन चल रहा है, कोई भी स्ट्रेन चल रहा है, वो 6 महीने तक प्रोटेक्शन देती है, री इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए उसको। इसीलिए गवर्नमेंट इंडिया कहती है कि 6 महीने के बाद हमारे को उसको वैक्सीन देना चाहिए। नाउ अभी क्या है कि आज अभी जो रोस कंपनी है जिसने ये पहले टोक्लूजामैब जो मेडिसिन जो हम साइटोकॉम स्टॉर्म में देते हैं, अभी उन्होंने एक मेडिसिन अप्रूव किया है इंडिया में 2 हफ्ते पहले ही, दैट इज कॉल्ड कॉकटेल। कॉकटेल में क्या होता है, एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है 2 वायरस के अगेंस्ट, जो कि हम लगाएंगे तो माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में वो 3rd डे और 4th डे लगाएंगे तो हमारे शरीर में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि जी हमारे को आगे प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेकिन वो दवाई अभी चालू होगी, अभी इस महीने के अंत तक इंडिया की मार्केट में आ जाएगी, अभी आई नहीं है। दैट इज कॉल्ड कॉकटेल ऑफ फॉर कोविड वायरस, दैट इज मार्केटेड बाय रोज कंपनी। ना उन्होंने प्रॉमिस किया है, कल भी वो बोला उन्होंने कि जी हम 1 लाख डोज जो है इस महीने के अंत तक मार्केट में लेके आ जाएंगे। हो सकता है उसका प्राइस क्या होगा अभी किसी को पता नहीं है, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन वो इफेक्टिव रहेगी। क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स ना, फेविफ्लू लोगों ने बहुत यूज की फर्स्ट हफ्ते में, लोग यूज भी कर रहे हैं और मार्केट में बिक भी रही है। वो यही है कि फर्स्ट वीक में वो वायरल लोड कम करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स यूज की गई है। और रेमडेसिविर भी एक एंटीवायरल ड्रग ही है जो कि सिर्फ जो है यूज हो सकती है, वो भी अगर जो हम पहले 5वें 6ठे दिन यूज करें तभी उसका फायदा है, नहीं तो उसका आगे बात यूज करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वायरल लोड को ही वो कम कर सकते, बाकी किसी चीज को कम नहीं कर सकते। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन और था सर, ये एक ना ब्लैक फंगस का हाँ जी, चल रहा है हमारे हरियाणा में भी न्यू गाइडलाइन आ गई कि हाँ जी, हाँ जी, अनिल विज जो अपनी हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला कि उसको कोविड की स्क्रीनिंग रखें, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे, वो अभी कुछ मेंबर्स को नहीं पता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो मिक्रोमाइकोसिस जो है ये ब्लैक फंगस क्या है, ये इन्वायरमेंट में रहता ही है, जमीन में भी है, सोइल में भी है, नाक में भी है। अब क्या होता है कि ये जब हमारी बॉडी में क्या कोई अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है जिससे हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है। कोई भी आज एक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्यों क्यों हो रहा है, जो कोविड भी क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी लो है। उसी बॉडी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम
वैक्सीन लगा रहे हैं। नाउ अभी क्या होता है, ब्लैक फंगस जिसको आप बोल रहे हो, ये ब्लैक फंगस में क्या होता है कि जब लोगों को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, क्योंकि मिस यूज स्टेरॉइड का बहुत हुआ सेकेंड वेव में, जिसमें कुछ लोगों ने जो पहले हफ्ते में चालू कर दिए, कुछ लोग जब सेकेंड वीक में लिए उन्होंने लंबे टाइम तक चलते रहे, उससे इम्यूनिटी लो हो जाती है और डायबिटिक बढ़ने की संभावना रहती है स्टेरॉइड से, क्योंकि हम लोग स्किन कंडीशंस में इनमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज करते हैं। तो हमें पता है कि स्टेरॉइड देने से क्या है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। वो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फंगस जो है, ये क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो कर रहता है, तो ये जो है एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से नाक, सबसे पहले नाक में होता है, नाक से फिर ये नाक के द्वारा आंखों में जाता है, फिर सिर में चला जाता है और पूरे जबड़े में फैल जाता है। तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हम इसको जैसे ही मान लो, जैसे अब ऑक्सीजनेशन करते हैं, मान लो मॉइस्ट होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन कैनुला लगाते हैं वो भी मॉइस्ट होती है, जब 5-6 दिन से ज्यादा लगा रहते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते, तो वहां भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस है। तो जो पेशेंट आईसीयू में रहे हैं, जो ज्यादा दिन तक आईसीयू में रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा दिन तक स्टेरॉइड खाया है, उनको ये संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अब की बार सेकेंड वेव में पेशेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ब्लैक फंगस के केस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है ब्लैक फंगस पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। यस, और कोई सर एक अभी वो वाटर की बात हो रही थी कि डिस्टिल्ड वाटर अगर डालते हैं तो ब्लैक फंगस से बच सकते हैं, तो वो ठीक है? क्या नहीं, वो बात क्या है कि डिस्टिल, ये बात सही है आपकी, डिस्टिल वाटर डालने से क्या होता है कि क्योंकि वो जो है ग्रो नहीं कर पाता, फंगस से ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मॉइस्ट के जो, क्योंकि देखो जब हम कोई भी कैनुला लगाते हैं, जब हाई फ्लोन ऑक्सीजन लगाते हैं, जो कैसे भी लगाते हैं, जो इसमें वेंटिलेटर भी लगाना पड़ जाता है कई बार, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वहां पे चांस मिलता है फंगस को ग्रो करने का, तो तभी ये हो सकता है। तो ऐसा 100% नहीं कह सकते कि जी हम डिस्टिल वाटर डालेंगे तो 100% हम ब्लैक फंगस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। एक अब शायद दूसरे मेंबर की क्वेश्चन है सर। क्वेरी है, अमित जी, हिमांशु मेरी जी एक कुछ पूछते थे। पार्ट पार्ट मेरी एक क्वेरी है हाँ जी, हाँ जी रिगार्डिंग बोलिए। वैक्सीनेशन। हाँ जी, हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे फादर को मेडिसिन चल रही हैं हाँ जी, हाँ जी, हार्ट की, हाँ जैसे जी, हाँ जी, एस्प्रिन चल रही, इकोस्प्रिन चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, और भी मेटल और चल रही है। तो ये हार्ट की कुछ मेडिसिन मेरे डैड को चल रही है हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, और उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका भी ऑपरेशन होके जो स्टूल बैग है वो बाहर लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर, क्या इस सिचुएशन में डैड को वैक्सीनेशन लेना ठीक रहेगा या रुके? तो अच्छा है कि वैक्सीनेशन का जहाँ तक है, तो जी। इम्यूनिटी लो नहीं है उनकी, कोई इम्यूनिटी लो नहीं है, कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्राइड पे हैं या कोई ऐसी बात है। तो हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कोमोर्बिडिटीज जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा कोई ठीक भी नहीं है, ऐसा ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, आप शायद अमित जी। सर एक क्वेरी ये थी कि जैसे हाँ सर जी, मान लो आज मतलब घरों में मतलब मैक्सिमम को कोविड हो गया, हाँ जी, मतलब हम इससे इन्फेक्ट हो गए, तो अब सर फ्यूचर में हमें इससे कैसे बचाव रखना चाहिए कोविड से? मतलब हम क्या प्रिकॉशंस रखें? जैसे आपने बताया हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हम रखेंगे सब, इसके अलावा भी सर कोई आपकी कोई सजेशन है कि हमें ये करना चाहिए आगे बचने के लिए सर? नहीं तो वो जो बचने का एक ही तरीका है वो है वैक्सीन। बाकी तो हमें जितनी जल्दी हो सकता है अपने सारे बंदों को वैक्सीनेट करवाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम जल्दी से जल्दी एक डोज तो हमें जरूर ले लेनी चाहिए। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट वो तो देखो, वैक्सीन के बाद भी हमारे को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, वो सब चीजें हमारे को करनी है। लेकिन हम लोग जो है क्या है कि जो फ्यूचर है, जो कोविड का फ्यूचर है वो वैक्सीनेशन, वैक्सीन से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। वैक्सीन जितनी जल्दी हम सब लोग लगवा लेंगे उतनी जल्दी ही हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम इससे कोविड से बच पाएंगे। और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, कोई दवाई नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको हम खाते रहें और बचते रहें, कुछ नहीं है।
जो हम इम्यूनिटी बूस्टर जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिंक है, लोग मार्केट में पुश कर रहे हैं, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये भी, इनका भी ओवरडोज होने से साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप डेली डेली खाते रहो और सालों साल खाते रहो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं है, इनसे भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपको इनका भी ध्यान रखना कि इनकी ओवरडोज ना हो जाए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आप एक टाइम पीरियड के लिए तो खा सकते हैं, 6 वीक के लिए आपने खा लिया, जिंक खा लिया, विटामिन सी खा लिया, लेकिन जितनी ज्यादा खाएंगे हम उतनी बॉडी में हमारी जो है वो उसकी ओवरडोज होने की भी संभावना रहती है। विटामिन डी की भी ओवरडोज हो सकती है, ऐसा नहीं है विटामिन डी की ओवरडोज नहीं होती है। विटामिन डी हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं यूजली 1 वीक में एक बार 60,000 यूनिट वो करते हैं हम 12 हफ्ते के लिए, उसके बाद हम विटामिन डी का टेस्ट करते हैं। लेकिन हम ज्यादा दिन तक लगातार खाते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे शरीर में उनके साइड इफेक्ट आ जाए, इसलिए हमें उससे ही बचना है। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है सर जी क्या है, आज की डेट में हमारे पास क्या है, हैंड हाइजीन ऑफ कोर्स वेरी गुड, हम हाथ धोते रहे जैसे जैसे हमारा टाइम मिले, 1 से 2 घंटे बाद हम साबुन पानी से हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और उसके बाद अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। जैसे गवर्नमेंट इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, इन्होंने बोला गवर्नमेंट इंडिया की गाइडलाइन जो अब आ गई है कि जिनको एक बार कोविड हो गया है वो 6 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाएं। उसका रीजन क्या है कि 6 महीने तक जो कोविड एक बार हो गया वो आपको वैक्सीन दे पाए। सर एक क्वेश्चन और था इसमें। हाँ जी, सर जैसे लेट सपोज किसी बंदे को डिटेक्ट हुआ कि उसको कोविड आ गया, हाँ जी, तो हाँ सर हमें डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए कब जाना चाहिए? लेकिन हमें पता चल गया कि आप वी आर इन कोविड, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट, सिम्टम्स आए, देन वी कोविड हैव टू हमें कब कंसल्ट पता लगेगा, डॉक्टर। देखो हमें इसमें दो चीज है। कोविड हमें क्या से पता लगेगा, एक तो हमारे को सिम्टम से पता लग जाए कि जी जैसे हमारे को खांसी हुई, जुकाम हुआ, हमारे को बुखार हुआ, कोविड जैसे सिम्टम आए हमने आज, क्योंकि आजकल कोविड सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि और चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक कोविड ही है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, बहुत सारी और भी चीजें जो चल रही है, ऐसा नहीं है, एक डेंगू है, बहुत सारे फीवर, वायरल फीवर हैं जो चल रहे हैं, जिनके सिम्टम कोविड से मिलते जुलते हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कोविड चल रहा है तो अभी सिम्टम के बेस पे कह रहे हैं कि हमारे को हो सकता है कोविड हो। नाउ अब हमारे को टेस्ट कराना चाहिए, मान लो हम टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट की रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आती है तो हम 100% कह सकते हैं ये कोविड है। लेकिन सिम्टम्स के बेस पे 90% हम ये कह सकते हैं कि ये कोविड होने की संभावना है, क्योंकि खांसी है, जुकाम है और बुखार आता है। हाँ जी सर जी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, सर समझ गया। तो हाँ सर जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की जो नीड होती है सर, जैसे बंदे हाँ कहते हैं कि हाँ 5 to 6 वीक में हमें मतलब सैचुरेशन गिर रहा है सर, हमें हॉस्पिटल चाहिए, तो सर वो हमें क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग? ऐसा है कि दो हमारे को क्या, घर में जब हम होम आइसोलेशन होते हैं तो जब हमारे को हम अपना फीवर चेक करते हैं सुबह शाम, और हम अपना ऑक्सीमीटर एक हमारे को मिल जाए घर में सबको, ऑक्सीमीटर से बहुत आसान है, कोई भी अपना लगाएगा, उंगली में लगा के उसको चेक कर सकता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा कितना है। वो ऑक्सीजन सैचुरेशन अलार्मिंग हो जाता है अगर जो 95 से नीचे जाता है। 95 तक हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को ये मान के चलते हैं जी सब कुछ सही है। वैसे तो 98, 99 तक आता है नॉर्मल इंडियन में, लेकिन फिर भी मान लो 95 भी आ रहा है तो हम मान के चलते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो 95 से नीचे जाता है तो हमारे अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है, और मोस्टली ये जो होता है 6ठे और 7वें दिन होता है, पहले 5 और 6 दिन में यूजुअली ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता नहीं है। जैसे ही वायरीमिया होती है उसके बाद, वायरीमिया के बाद क्या होता है कि वायरस तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको हटाने के लिए इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाता है काम करना बॉडी का, तो वो इम्यून सिस्टम हमारे को जो है ये सब पैदा करता है। ऑक्सीजन लेवल क्योंकि हमारा लंग को इफेक्ट कर देता है, तभी हम कहते हैं 6ठे दिन अगर जो हमारे को लगता है, मान लो थोड़ी भी सांस लेने में दिक्कत है और हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे आ रहा है, 90 तक आ गया है, तो सीटी स्कैन करा के हमें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन कराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन लगाएंगे अर्ली स्टेज में हम उससे बच सकते हैं। अगर जो हमने उसको ज्यादा आगे जाने दिया तो फिर हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग जो होते हैं, वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी और भी चीजें प्रॉब्लम में आ जाती है और हम लोग
जो मोर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन लेवल को हम मॉनिटर करें, ऑक्सीमीटर अपने घर पे रखें। और तभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वो सब जितना में सबने जोर दिया, गवर्नमेंट भी यही जोर दे रही है कि जी आप ऑक्सीमीटर को अपने पास रखो और ऑक्सीजन का लेवल अपना जो है वो जरूर नोट करो। उससे आपको जो है ना अंदाजा लगेगा क्योंकि जी आपको आगे क्या करना है। और सेकेंड वीक जैसे आप कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, 6 दिन के बाद, 6 दिन से लेकर 10 दिन तक ये बहुत ही क्रिटिकल दिन है, जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, जिनमें हमें डिसाइड करना होता है कि जी हमें ऑक्सीजन लेवल कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया हमारा, कोई हमारे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही। तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह करके हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है। स्टेरॉइड लोग ले रहे हैं, घर पे लोग डॉक्टर दे रहे हैं वो, लेकिन वो भी एक डॉक्टर के सुपरविजन में आपको लेने चाहिए, अपने आप से वो शुरू नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उनका पता ना, जैसे आप ये बात कर रहे थे ब्लैक फंगस और ये सब उनकी प्रॉब्लम हो जाती है अगर जो हम लंबे समय तक खाते रहते हैं। क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग है स्टेरॉइड, जो लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक और यू सर, बताओ, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो, कोई जी सर जी, कोई भी चीज हो, कोई किसी भी कोविड से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई जो कि मैं आंसर कर सकता हूँ। नहीं सर, ये मोस्टली तो डॉक्टर से बात करने के बाद ही आधा ठीक हो जाता है इंसान, हाँ कॉन्फिडेंस जी, हाँ लेवल जी। वैसे ही अप हो जाता है वो। इस इम्पोर्टेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे को क्या है कि हमको कोई डॉक्टर ऑनलाइन भी हमारे से बात कर ले। अगर जो कोई पेशेंट है, कोई ऑनलाइन भी हमारे से बात कर ले तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल पेशेंट को प्रॉब्लम घबराहट तब होती है जब उसको कोई उससे बात ही नहीं करता। क्योंकि देखो आज के सिस्टम में क्या है, इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए डॉक्टर। अच्छा, फिजिकली तो हम किसी से कंसल्ट कर ही नहीं सकते। दूसरा, ऑनलाइन में अगर जो हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों ने स्टार्ट किया है, लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, आप भी अपना एक ग्रुप, सोशल एक वॉलंटरी ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप अपने ग्रुप से 1-2 डॉक्टर जोड़ सकते हैं जो कि आपके जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सलाह दें डॉक्टर उसको, पेशेंट को, जो आपके जो सोशल ग्रुप है आपका, जो आप, बिकॉज आप काफ़ी एक्टिव लोग हो और आपका सोशल ग्रुप है, तो आप भी क्या कर सकते हो, 1 या 2 डॉक्टर अपने एरिया में, सोनीपत से, दिल्ली से और किसी एरिया से आप अपने उसमें रखो जो डॉक्टर वॉलंटरी आपके पेशेंट से बात करने को तैयार है। क्योंकि हमें क्या प्रिपेयर करना, थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करना है। आज अभी हो सकता है कि हम अभी भी सेकंड वेव में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हो सकता है हम 1 महीने के बाद इससे बाहर निकल जाएं। लेकिन जब हमारी थर्ड वेव आएगी तो तब हो सकता है कि हमें और भी जरूरत पड़े डॉक्टर्स की। आप अपना एक पैनल अपने बना के रखो अपने डॉक्टर्स का। आप अगर जो ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो जो आपके साथ जुड़ सके, जो आपके जो भी आप कोई एक सोशल ग्रुप बनाते हो जिसमें पेशेंट से डॉक्टर बात कर सके। तो पेशेंट से जब डॉक्टर बात करता है तो नेचुरली उसको काफी एक अच्छा इफेक्ट महसूस होता है और पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है जी, ये हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए हामिद जी। थैंक यू डॉक्टर सर, साहब। हाँ जी, थर्ड वेव की जैसे आप बता रहे थे, अभी रिसेंटली कल राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है हाँ जी, हाँ जी। जिसमें बच्चों को थोड़ा सा क्रूशियस बताया कि उनका थोड़ा ध्यान रखें। तो उसके बारे में सर थोड़ा फ्यूचर में बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियां हमें रखनी चाहिए। हाँ जी, क्या है जी, क्या क्या हुआ जब ये फर्स्ट वेव आई तो सिंगल म्यूटेंट वायरस था। अब सेकंड वेव जो आई डबल म्यूटेंट वायरस, दो मतलब मिलके जो ना इन्होंने उसको जो है, जिसको ये बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है जी ये इंडिया में ये वाला मिला वायरस, कोई कहता है यूके में ये मिला, कोई कहता है जी उसमें साउथ अफ्रीका में ये मिला। तो उन वायरस है, डिफरेंट डिफरेंट वायरस हैं, तो वो मोर लिथल हो जाते हैं। तो थर्ड वेव में क्या है, 3 म्यूटेशन हो सकते हैं थर्ड म्यूटेशन में। तो वो क्या है, उसका बिहेवियर किसी को पता नहीं है। आज फर्स्ट वेव में क्या था जी, हमारे को जो है मोस्टली हमारी ओल्डर पॉपुलेशन इफेक्टेड हुई, जैसे मोर्टिलिटी भी हुई हमारी, वो 60 साल से ज़्यादा लोगों की हुई। अच्छा, अभी सेकंड वेव में देखा गया है कि जी जो 30 साल से लेके 50 साल तक के बंदे, मोर्टिलिटी 42% है। अभी एक स्टडी पब्लिश हुई करीब मैं देख रहा था, तो उसमें 42% मोर्टिलिटी 30 से लेके 50 साल तक के यंग बंदों की हुई है। तो अभी ये बहुत एक चिंताजनक विषय है कि भी यंग एज है बंदे की, बेचारे की, और उसको जो है हम आगाह नहीं कर पाए।
और क्योंकि तभी सभी गवर्नमेंट ने कहा जी 18 से लेके 45 तक सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए। वो रीजन यही रहा उसका, सर गवर्नमेंट इस पे को जोर दे रही है। नाउ राजस्थान गवर्नमेंट भी सही कर रही है कि क्योंकि थर्ड वेव में जो वायरस हो सकता है कि वो बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं, और अभी हमारे 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन हमारे पास अभी नहीं है। हालांकि एक दो वैक्सीन अभी ट्रायल के अंदर हैं, कोवैक्सीन ने भी ट्रायल चालू किया है इंडिया में, और यूएसए में 12 से लेके 18 तक की एक वैक्सीन लगा 15 तक की वैक्सीन लगाई जा रही है, और जो कोविडशील्ड है वहाँ पे उन्होंने उनकी जो है उन्होंने अप्रूव कर दी है। तो सेम यूके में भी लगाई जा रही है। तो हो सकता है कि आज 1 से 2 महीने बाद हमारे यहाँ भी एक वैक्सीन आ जाए जो हम बच्चों में लगा सकें। तो हमारे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी को पता नहीं है क्या होगा, सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि थर्ड वेव में हो सकता है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा वरीड है। तो अभी भी हमारा नुकसान जो हुआ वो यंग पॉपुलेशन का ज़्यादा हुआ, 30 से 50 साल की पॉपुलेशन का ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसलिए हम लोग वरीड है। तो थर्ड वेव के बारे में इसलिए ये हो सकता है कि बच्चों को इफेक्ट करे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम सोच में पड़े हुए। ठीक है जी अमित जी? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक और यू। बताओ। और थैंक यू किसी सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, सर मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर जैसे आज के अखबार में आया हुआ है कि ना लंग्स को मजबूत करने के लिए 10 से 15 गुब्बारे फुलाने चाहिए, तो कहाँ हाँ तक जी, सही है सर ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो देखो आप जो गुब्बारे फुलाने वाली बात कर रहे हो, नहीं वो ठीक है। देखो ऐसा है कि लंग मजबूत करने के लिए देखो वो एक एक्सरसाइज है, वो गुब्बारे फुलाने वाली जो एक्सरसाइज आप बता रहे हो, क्या होता है जब ये कोविड में या किसी भी बीमारी में हमारे लंग इफेक्टेड होते हैं, तो लंग का टिश्यू क्या होता है, इन्फ्लेम्ड होने से फाइब्रोज हो जाता है, वो जो है काम करना बंद कर देता है। मान लो 10% 20% लंग ने काम करना बंद कर दिया, 80% काम कर रहा है, तो उसको स्ट्रेंथ के लिए क्या कहते हैं लोग बाग, अगर जो हम एक्सरसाइज करें, एक ये फिजियोथेरेपी का टूल है, जो गुब्बारा फुलाना जो है एक फिजियोथेरेपी का टूल है, जिससे हम अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हमारे एक बार में सांस लेने में हमें कम से कम 3 से 5 लीटर तक एक जो है ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। लेकिन अगर जो हमारी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाए, हमारी सांस लेने की कैपेसिटी कम हो जाए, तो वो कब कब होती है, जब हमारा लंग टिश्यू कम हो या खराब हो जाए, तो उसको हम बढ़ाने के लिए फिर एक्सरसाइज करते हैं कि जी जैसे एक गुब्बारा फुलाने वाली एक एक्सरसाइज है, जिससे हम जो अपनी लंग की जो है वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। नेचुरली वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गुब्बारा फुलाने से हम लंग की अपनी जो है कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और हम अपने को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो हवा लेने वाली है, फूंक मारने की वाली है, लोग सांस लेके हवा रोकते हैं, वो भी ऐसी है। और सर जी और बताइए। बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कोई भी एनीथिंग, एनी क्वेरी, एनीथिंग, एनीबॉडी हैव एनीथिंग, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी हो, कोई भी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। जैसे आपने कहा सर ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, तो हाँ सर जी, कई हाँ बार जी। वो बहुत कम भी आ जाता है, तो कितने अंतराल पे हमें करना चाहिए, मतलब कितनी देर में, जैसे 1-1 घंटे में? हाँ नहीं, दो हम लोग कर तो 1-1 2-2 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ऐसे कम नहीं आएगा। जो हम लगातार जो ऑक्सीमीटर 1 मीटर लगा के देखें, स्टेबलाइज करके देखें उसको, तो ऐसा नहीं है, वो एक आधा पॉइंट आगे नीचे होता है, 96 97 98 95 96 97 बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से नीचे चला जाए। एकदम से नीचे जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम हर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर से हम अपना जो है उसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमें एटलीस्ट जो हम जब कर रहे हैं तो घर में कम से कम सुबह शाम जो 2 बार तो हमें जरूर ऑक्सीजन मॉनिटर करनी चाहिए। ठीक है जी। और कोई और भी कोई क्वेश्चन, कोई भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेरी हो किसी मेंबर की, आपके कोई जो भी आंसर कर सकते हैं वो करेंगे आपके, आपको भी लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए कोई। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, बताइए। एक फ्रेंड के कोविड हुआ था, तो हाँ जी, जस्ट कोविड हुआ, उसके बाद रिकवर्ड हो गया, हाँ जी, उसके हाँ बाद जी। ऑक्सीजन लेवल एक बार एकदम से उसका 70 आ गया।
तो हाँ जी, हाँ जी। ये किस केसेस में होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो गया, उसके बाद एकदम से उसका, और फिर अल्टीमेटली वो क्रिटिकल है अभी एज क्रिटिकल सच? है। नहीं, ऐसा क्या क्या होता क्या है? देखो जी, ऐसा क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेवल जो है, जब हम बाई पैप और वेंटिलेटर या डीजल कैनुला के थ्रू दे रहे हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी हमारी अपने आप छोड़ के जो फोर्स मैकेनिकल कर रहे हैं उसके यूज टू हो जाती है। ठीक। वो ऑक्सीजन जो है 98 99 आ जाती है। लेकिन जब हम उसको हटाते हैं, थोड़ी देर तक उसको महसूस होता है ये ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसकी बॉडी अपने अपने आप एफर्ट नहीं कर रही, तो वो नीचे आ जाती है और बंदा क्रिटिकल होता है। ये एडमिटेड पेशेंट में होता है, जो पेशेंट ओके। एडमिटेड होते हैं उनमें होता है। ऐसा नहीं होता कि घर में ठीक होने के बाद आ जाए उसमें ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो ओके। वहां पे एडमिटेड है, जो ऑक्सीजन पे, जब ऑक्सीजन हटाते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। ओके। ठीक है जी। थैंक यू सर। सर ऐसी और किसी की क्वेरी हो तो आप देख लो। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी सर क्वेरी हो मेरी तो एक बताओ। क्वेरी मेरी एक क्वेरी है सर, जैसे मेरा अभी एक फ्रेंड है, वो 4 दिन अपोलो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होके आया है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उससे पूछा क्या दिक्कत थी तेरे को, कहता है यार दिक्कत तो कुछ नहीं थी, बस ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि अगर जैसे डाउन जा रहा है तो आप पहले ही एडमिट हो जाओ। हम्म तो उसको तकलीफ कोई नहीं थी सर। हम्म हम्म। देखो, एक एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है कि जो यंग पेशेंट है, हमारे यंग बंदे हैं जिनकी एज 30 साल के आसपास है, उनको ऑक्सीजन लेवल का कमी महसूस नहीं होती। उनको लगता है कि जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और वो हैप्पी, तभी हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। सडनली क्या होता है, 9वें दिन 10वें दिन, जब उसका फीवर, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक होता है, ऑक्सीजन लेवल एकदम से 80 से, ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा है, यंग पॉपुलेशन में देखा है, जिनकी अल्टीमेटली बेचारों की डेथ हो गई। दैट इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। अच्छा, जो अभी जैसे आप कह रहे हो, आपके दोस्त को 4 दिन के लिए अपोलो हॉस्पिटल में रखा गया, तो ऐसा भी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हम, जिनको माइल्ड केस हैं, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, उनको हम हॉस्पिटल के बेड दे देते हैं, तो फिर बाद में हमारे जो सीवियर पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारे पास बेड होते नहीं है। इस वेव में भी क्या हुआ, इस वेव में भी, सेकंड वेव में काफी लोग ऐसे थे जिनको बहुत माइल्डर फॉर्म था, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी, वो जाके एडमिट हो गए शुरू में। लेकिन जब बाद में अफरा तफरी मची 15 अप्रैल के बाद, तो लोगों को बेड ही नहीं मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो माइल्डर केस वो एडमिट थे, कुछ जगह ऐसा था, कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ छोटी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए हमें जो रियली में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उन्हीं को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। बाकी माइल्डर और मॉडरेट केसेस जो है, माइल्डर केसेस जो है मोस्टली वो घर में मैनेज हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ जब ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है, 90 से 85 तक जाता है, तब हमारे को डेफिनेटली हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए और करना भी चाहिए, और हमें उसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सेशन था आज हमारा। मोटिवेट, जो मेंबर बहुत दिनों से परेशान थे, कुछ ना कुछ जानकारी चाह रहे थे, लास्ट कुछ दिनों में सोनीपत ब्रांच के भी कुछ मेंबर्स ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खोया है, हाँ जी, और हाँ जी, कुछ रिलेटिव्स को खोया है, और हाँ जी। मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, जो अब रिकवर कर चुके हैं। तो बहुत बढ़िया रहा ये सेशन, आपकी गाइडेंस मिली। हम एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर भी आपकी गाइडेंस हमें मिलती रहे, जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सेशन आपने आज दिया। रेवाड़ी ब्रांच का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रेवाड़ी ब्रांच और सोनीपत ब्रांच के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज इसे बहुत धैर्यपूर्वक विषय सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, अमित जी, थैंक थैंक्स यू अ डॉक्टर लॉट। साहब। सर, आप थैंक्स सब सर। आप आपने ऐसे टाइम पे टाइम दिया है हमें, जो पेंडेमिक है। आपका सर टाइम बहुत कीमती होता है, हमें पता है। हॉस्पिटल्स में सब डॉक्टर्स बिजी हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला और मार्गदर्शन दिया। सर वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर।